हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। फूड प्रोसेस का ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नाम है मेक इट डिविजिबल बाय 25। तो गाइस ये वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। और लेकिन ये गारंटी मेरी रहेगी तुमसे कि अगर तुम अंत तक वीडियो को देखोगे तो तुम्हें ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आओ चलते हैं वन नोट की तरफ और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो जो हमारा फ्लो रहता है बताने का, उसी के अनुसार हम चलेंगे। हमें एक नंबर n दिया हुआ है, ठीक है। इस नंबर में क्या होगा, डिजिट्स होगा। तो हमें क्या करना है ना, हमें इस n को डिविजिबल बनाना है 25 पे। डिविजिबल बनाने का मतलब ये है कि मेरा 25 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हमें ये अचीव करना है। और इसके लिए हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या होगा कि इस n में से हम कोई भी एक डिजिट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक डिजिट को हम रिमूव कर सकते हैं और वो मेरा एक ऑपरेशन काउंट होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिनिमम, ठीक है, मैं यहाँ ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ। तो हमें बताना है कि मिनिमम हमारा कितना ऑपरेशन लगेगा जिसमें हम ये चीज अचीव कर लें, यानी कि एन डिविजिबल हो जाए 25 के। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो लेट सपोज करो मेरा एग्जाम्पल है ये है वो मेरा नंबर n 3259। और हमें क्या करना है, हमें इसे डिविजिबल बनाना है 25 के। तुम अभी चेक कर सकते हो, अभी ये 3259 डिविजिबल नहीं है 25 के। तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम इस 9 वाले डिजिट को रिमूव कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 325। और हमने एक डिजिट रिमूव किया है तो मेरा अभी तक एक ऑपरेशन लगा है। अब तुम चेक करोगे तो 325 डिविजिबल है 25 के। ये जो है 325 ये डिविजिबल है 25 के। तो मेरा कितना ऑपरेशन लगा, मेरा एक ऑपरेशन लगा और ये चीज हमने अचीव कर लिया। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल ले लो। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, 100। इसमें बताना है कि मिनिमम कितना ऑपरेशन करे ताकि 25 से डिविजिबल हो जाए। तो तुम चेक करो, 100 खुद ही 25 से डिविजिबल है तो मेरा ऑपरेशन कितना लगेगा, 0। यानी आउटपुट इसका क्या हो जाने वाला है, आउटपुट इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो समझ में आ गई। एक और एग्जांपल ले लो, 285। ठीक है, इसे हमें डिविजिबल बनाना है 25 के। तो हम क्या करेंगे, हम इस 8 को रिमूव कर देंगे। हम 8 को अगर रिमूव कर देंगे तो ये मेरा डिविजिबल हो जाएगा 25 के। तो एक डिजिट को रिमूव किए तो एक ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो ये है गाइस हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब मूव करते हैं हम लॉजिक वाले पार्ट पे। तो ठीक है, अब मान लो मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और तुम्हें अगर ये प्रॉब्लम दे दिया जाए, ठीक है, ये प्रॉब्लम दे दिया जाए कि 258 है और तुम्हें बताना है कि मिनिमम तुम कितना डिजिट को रिमूव करोगे ताकि ये डिविजिबल हो जाए 25 के। तो तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे कि तुम इसका का सारा कॉम्बिनेशन निकाल लोगे, यानी कि तुम एक बार 2 को रखोगे एक बार नहीं रखोगे तो सारा केस जनरेट करोगे, फिर एक बार 5 को रखोगे नहीं रखोगे फिर सारा केस जनरेट करोगे, एक बार 8 को रखोगे नहीं रखोगे सारा केसेस जनरेट करोगे। कहने का मतलब तुम कुछ ऐसा बनाओगे कि 2 को पहले हटा दिए तो 5 8 बचा। ठीक है, फिर 5 को हटा दिए 2 को रखे तो 2 8 बचा। फिर क्या किए, 8 को हटा दिए तो 2 5 बचा। इस तरह करके तुम सारा का सारा पॉसिबिलिटी निकालोगे और तुम चेक करोगे कि किसमें मेरा मिनिमम लग रहा है। जैसे ये 25 को अगर तुम देखोगे तो ये अभी मेरे लिए मिनिमम है एक ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि इसमें मेरा टोटल 3 डिजिट था, एक को हमने रिमूव किया तब 25 बचा। और ये 25 डिविजिबल भी है 25 के, तो एक ऑपरेशन लगा। इसी तरह तुम सारा का सारा केसेस बनाओगे और उनके सारे ऑपरेशंस को देखोगे। उन सारे ऑपरेशन में जो तुम्हारा मिनिमम होगा वो तुम मुझे बता दोगे, बोलोगे हाँ भाई इसका आउटपुट ये होगा क्योंकि ये मिनिमम है। ठीक है, कुछ ऐसा ही करोगे, सारी की सारी पॉसिबिलिटी को निकाल के देखोगे, क्योंकि और तो कुछ ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा और ना ही मुझे आ रहा है। ठीक है, तो क्यों ना ऐसे ही करते हैं हम, इसी तरह से हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, यही वाला एग्जांपल लेते हैं 258। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास हर एक डिजिट के पास चॉइसेस है। जैसे 258 है तो मेरे पास 2 के पास चॉइसेस है कि या तो हम इसे रख ले या ना रखें।
हमें जो कॉम्बिनेशन निकालना है उसमें यही ना दो चॉइसेस है कि या तो टू को रख ले या ना रखें। फिर अगेन जब हम 5 के पास आएंगे तो उसके पास भी दो चॉइसेस, रख ले या ना रखें। 8 के पास आएंगे तो अगेन वही दो चॉइसेस। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम टू पे ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस है जिसमें हम टू को नहीं रखते हैं। क्रॉस का मतलब है कि हम टू को नहीं ले रहे हैं, यानी कि हम फर्स्ट वाले पे देख रहे हैं। तो हमने टू को नहीं लिया, तो नहीं लेंगे तो क्या बचेगा? 5 8। ठीक है, टू हट गया तो 5 8 बच गया। ठीक है, अब दूसरा केस बना लो जिसमें कि तुम टू को रख लो। ठीक है, टू को रख लो तो क्या बचेगा? तो 2 5 8 बनेगा। सही है। ठीक है, अब यहाँ पर 58 है तुम्हारे पास। टू पे तुमने ऑलरेडी ऑपरेशन लगा रखा है, तो अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है मेरा 5। तो अब तुम यहाँ 5 पे चॉइसेस लगाओगे। ठीक है, तो 5 पे अगेन दो चॉइसेस कि नहीं रखते हैं, नहीं रखेंगे तो 8 बचेगा। और अगर हम रख लेते हैं, ठीक है, अगर हम रख लेते हैं तो मेरे पास 58 बचेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी तुम जब 2 5 8 तक पहुंचे थे तो कैसे पहुंचे थे? तुम यहाँ से आए थे टू पे ऑपरेशन लगा के। तो अगेन यहाँ पे 5 के पास चॉइसेस बनेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक एक डिजिट के पास हमें चॉइसेस बनाना है। तो टू का ऑलरेडी हो गया तो 5 पे अब आएगा। तो अगेन यहाँ 5 को अगर हम नहीं रखते हैं तो मेरे पास बचता है 28। और अगर हम डिसाइड करते हैं 5 को रखने का तो मेरे पास बचता है 258। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक? अब देखो, अब यहाँ मेरे पास एक ही डिजिट है 8, तो इसी के पास चॉइसेस बनेगा। तो एक तो कि नहीं रखते हैं, नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा यानी कि लेट सपोज करो 0 बचा हुआ है। ठीक है, और दूसरा केसेस है जिसमें हम रख लेते हैं तो मेरे पास 8 बचा रहेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी 8 के लिए ही चॉइसेस बनेगा क्योंकि 5 के लिए हमने ऑलरेडी लगा रखा है। तो जब 5 का हमने पिक और नॉट पिक देख लिया है तो अब 5 पे नहीं लगाएंगे ऑपरेशन। तो अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा 8। तो अगेन 8 को अगर हम नहीं रखेंगे तो मेरे पास 5 बचेगा। और अगर हम डिसाइड करते हैं 8 को रखने का तो मेरे पास 58 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें 8 ही पे ऑपरेशन लगाना है। तो 8 को अगर हम नहीं रखेंगे तो 2 बचेगा। और 8 को अगर हम डिसाइड करते हैं रखने का तो हमारे पास 28 बचेगा। अब यहाँ पे भी 8 के पास चॉइसेस बनेगा क्योंकि 5 तक ऑलरेडी हमने ऊपर देख रखा है। तो इस वाले में अगेन अगर नहीं रखते हैं 8 को तो 25 बचेगा। और अगर रख लेते हैं तो 258 बचेगा। अब देखो, अब ये मेरे पास तीन डिजिट था 2 5 8। हमने टू के लिए चॉइसेस देखा तो मेरा ये वाला ब्रांच बना। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, फिर जब हमने 5 के लिए चेक किया, नेक्स्ट डिजिट के लिए, इस वाले के लिए 5 के लिए, तो ये वाला ब्रांच बना। यहाँ पे भी बना। ठीक है, अब 8 के लिए जब हमने चेक चेक किया तो ये ब्रांचेस बन गया। ठीक है, इधर ये 8 यहाँ पर। तो यानी कि हमने हर एक एक डिजिट के लिए चेक कर लिया। अब मेरे पास कोई डिजिट नहीं है यहाँ पर जिसके लिए हम आगे फर्दर चेक करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास पता है, तुम्हें एट द एंड ये 8 कॉम्बिनेशन मिलेगा। जब तुम उस तरह से सारा का सारा डिजिट फॉर्म करने का कोशिश करोगे तो यही वो 8 पॉसिबल केसेस बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ चेक करो कि एट द एंड जो भी हमें मिला उसमें कौन कौन 25 से डिविजिबल है। तो देखो, एक ये 25 से हमें डिविजिबल दिखा। और तुम इस जीरो को ही बोल सकते हो कि जीरो भी डिविजिबल है 25 के। करेक्ट। तो अब चेक करो कि ये 25 बनने में कितना ऑपरेशन लगा। तो इसके लिए पता है तुम्हें क्या करना है? अब इसके लिए जस्ट तुम्हें ये वाला ब्रांच चेक करना है। 25 में इस तरह से विजिट करते हुए तुम ऊपर तक चल जाओ। तो यहाँ चेक करो कि यहाँ पर तुमने एक क्रॉस यूज किया है। क्रॉस का मतलब है कि तुमने एक डिजिट कोई नहीं सेलेक्ट किया है। तो यानी कि यहाँ एक ऑपरेशन लगा होगा। तो जहां जहां क्रॉस है ना, वहां वहां एक ऑपरेशन लगेगा। तो देखो, एक यहाँ एक एक ऑपरेशन यहाँ लगेगा। और यहाँ टिक का सिंबल है यानी कि हमने डिजिट को रखा है। फिर अगेन यहाँ टिक का सिंबल है यानी कि डिजिट को रखा है। तो 25 बनाने में मेरे को एक ऑपरेशन लगेगा। अब तुम खुद भी चेक कर सकते हो। मेरे पास टोटल डिजिट कितना था? 2 5 8 था। ठीक है, और यहाँ एट द एंड बचा क्या? 25 बचा, 8 नहीं है। तो यानी कि 8 ही हटने में ऑपरेशन लगा, तो एक ऑपरेशन लगा। और ये मैं तुम्हें यहाँ ऊपर इस तरह से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज जो है ना, अभी हम जब कोड करेंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आया, यहाँ एक ऑपरेशन लगा। अब जरा ये जीरो वाला चेक करो, इसमें कितना ऑपरेशन लगेगा। तो देखो, जीरो के लिए मूव करो तो यहाँ देखो एक क्रॉस हो गया, यानी कि एक डिजिट नहीं लिए हैं, तो एक ऑपरेशन तो यहीं लग गया। अगेन एक क्रॉस हुआ तो दो डिजिट। अगेन मेरा यहाँ एक क्रॉस हुआ यानी कि तीन डिजिट। तो यानी कि यहाँ तीन डिजिट हमने रिमूव किया तो तीन ऑपरेशन लगा। ठीक है, यहाँ तीन ऑपरेशन लगा। अब तुम चेक भी कर सकते हो, मेरे पास 2 5 8 था और एट द एंड हम किसी को नहीं लिए, सबको रिमूव कर दिए, तभी ना जीरो बचा, एम्प्टी बचा बेसिकली।
तो यानी कि यहाँ 3 ऑपरेशन लगा। अब तुम बोलोगे कि 3 ऑपरेशन और 1 ऑपरेशन, यही 2 केसेस बना, क्योंकि इसके अलावा जितना भी मेरा यहाँ बन रहा है, चाहे 5 हो, 8 हो, 58 हो, ये तो 25 से ही नहीं डिविजिबल है, तो ऑपरेशन निकालने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यही 2 केसेस मेरा बना, जहाँ 3 ऑपरेशन और 1 ऑपरेशन लगा। तो तुम तुरंत बोलोगे कि इन दोनों में मिनिमम 1 है, तो हम इसका आउटपुट 1 होगा, जो कि सही है। ठीक है, तो यहां तक तो तुम्हें चीजें समझ में आ गई। अब जरा हम इन चीजों को इरेज करते हैं। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो गाइस, ये चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अभी तक मैंने कुछ भी हार्ड नहीं बताया है। मैंने जस्ट बोला कि अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तो तुम सारा पॉसिबिलिटी निकालोगे। तो उन्हीं पॉसिबिलिटी को मैं इस ट्री के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। और ये ट्री के फॉर्म में ट्री के फॉर्म में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कोड करने में हमारे लिए आसान हो और तुम्हें समझने में भी आसान हो। ठीक है, तो ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये सब भी थोड़ा हटा देते हैं, नीट लगेगा, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा क्या करते हैं ना, अब इन चीजों को कोशिश करते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो जरा निकालें हम। यानी कि कोड अब हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक फंक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, और इसमें हम इनिशियली 0, 0 भेजते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो। इस 0 का मतलब है इंडेक्स, और इस 0 का मतलब है कि नंबर जो मेरा बना उस पोजीशन तक। अब बताते हैं तुम्हें ये क्या है। तो देखो, ये 258 क्या था, मेरा नंबर था। तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा नंबर है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 258 अब स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग बन गया, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, इंडेक्स होता है। ये 2 जीरोथ इंडेक्स पे है, ये 5 1 इंडेक्स पे है, ये 8 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो थर्ड इंडेक्स है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा, देखो ये फायदा होगा कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे हम 2 के लिए चॉइसेस देख रहे थे, नहीं लेने का और इधर लेने का था। ये दो दो चॉइसेस था। फिर यहाँ पर हमने 5 के लिए चॉइसेस देखा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग अगर कन्वर्टेड है तो स्ट्रिंग के इंडेक्स में ही तो चेक कर रहे हैं। तो इनिशियली हम जीरोथ इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो इसी कारण मैंने यहाँ फंक्शन में इनिशियली जीरोथ इंडेक्स भेजा। और ये नंबर क्या है ना, ये नंबर तुम्हारा ट्रैक रखेगा कि एट द एंड जितना तुमने किस किस डिजिट को पिक किया है। यानी कि जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ 58 बना, यहाँ 28 बना, हमें इसका भी तो ट्रैक रखना होगा, ताकि हमें एट द एंड पता चले कि क्या ये नंबर डिविजिबल हुआ 25 के। अगर हुआ तभी हमें आगे प्रोसीड करना है, और अगर नहीं हुआ तब फिर हम कुछ और करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे वो सारी चीजें हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये नंबर तुम्हें समझ में आ गया किस चीज के लिए हमने रखा है, कि हमें क्या कौन सा नंबर हमारा एट द एंड बनेगा। जिसको हम पिक करेंगे उसको हम नंबर में रखेंगे, जिसको नहीं पिक करेंगे उसको नंबर से हटा देंगे। तो ये उसका ट्रैक रखने के लिए हमने नंबर भेजा। ठीक है, तो ये फंक्शन का तो अंडरस्टैंडिंग हमें हो गया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे, हमने जो ये ट्री बनाया ना इसी को हम कोड करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास जीरोथ इंडेक्स के लिए चेक करना था, और इनिशियली मेरा नंबर 0 है, इसका मतलब कि हमने अभी किसी को नहीं पिक किया है। ठीक है, वो एट द एंड जिसको हम पिक करेंगे वो मेरा नंबर में आ जाएगा। जैसे इस पोजीशन पे मेरे पास नंबर में 58 रहेगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब जरा देखो, हम यहाँ से किधर मूव किए, यहाँ से हम एक तो इधर आए और एक इधर आए। यानी कि हर एक, अगर हम इसको नोड बोले, ये ट्री का अगर नोड है, तो हर एक नोड पे मेरे पास 2 चॉइसेस बन रहा है। और वो कौन सा 2 चॉइसेस है, तो एक तो है कि उस डिजिट को हम नहीं लें या फिर ले लें, यही 2 चॉइसेस है। ठीक है, तो अगर हम नहीं लेते हैं तो अगेन मेरे पास जो नया स्ट्रिंग बचा रहेगा, जो नया मेरे पास नंबर बनेगा, उसमें भी फिर अगेन 2 चॉइसेस बनेगा। तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो देखो रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन तो ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन बन गया f(0, 0)। ठीक है, ये फंक्शन हमने बना दिया। अब मेरे पास इस फंक्शन में 2 चॉइसेस है, या तो हम पिक कर लें या नहीं पिक करें। ठीक है, तो पहला केस देखो, जब हमने नहीं पिक किया, जब हमने नहीं पिक किया, हमने क्या देखा कि हम 2 को नहीं पिक करेंगे। तो नहीं पिक करेंगे तो जो नंबर पहले मेरा था वही रहेगा।
नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने एज इट इज रख लिख दिया। अब दूसरा देखो कि जब हमने यहाँ जीरोथ इंडेक्स पे 2 के लिए केसेस बनाया, तो हमने यहाँ देखा नहीं हम पिक किए। जब हम नहीं पिक किए तो फिर नेक्स्ट हम किसके लिए चॉइसेस बना रहे थे? 5 के लिए। यहाँ पे हम 5 के लिए ना सेलेक्ट कर रहे थे कि 5 को लें या ना लें। ये नहीं लेने वाला केस और ये लेने वाला केस था। तो यानी कि अगर अभी हम जीरोथ इंडेक्स पे चॉइसेस देख रहे हैं, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा ना नहीं लेने वाला या लेने वाला, दोनों ही केस में, फिर हम नेक्स्ट वाले डिजिट पे पॉसिबिलिटी बनाएंगे नहीं लेने और लेने का। यानी कि अगर अभी हम जीरोथ इंडेक्स पे हैं तो नेक्स्ट वाले में मेरा 1th इंडेक्स हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ फंक्शन में 1 इंडेक्स जाएगा। ठीक है, जो मैंने वहां ट्री में बनाया मैं उसी के अनुसार कोड कर रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन तो मेरा ये बन गया जिसमें नहीं लेने वाला केस है। अब जरा ये चेक करो, जब हम नहीं लेते हैं तो मेरा ये एक ऑपरेशन लगता है। याद है जो हमने अभी यहाँ पे चेक किया था कि जीरो है मेरा, तो जीरो बनने में 0.25 से डिविजिबल था, तो हमने ये चेक किया कि कितना ऑपरेशन लगा। तो हम ऐसे ऊपर ऊपर जा जाके चेक किए और इसमें चेक किए जहां जहां हम नहीं ले रहे हैं वहां वहां मेरा एक ऑपरेशन लग रहा है, क्योंकि हम उस डिजिट को रिमूव कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें 1 भी प्लस करना होगा आगे। ये 1 कौन सा है? क्योंकि हमने डिजिट नहीं पिक किया तो मेरा एक ऑपरेशन लग गया। तो यानी कि 1 प्लस, अब ये फंक्शन नेक्स्ट वाले के लिए कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस बना। अब दूसरा देखो, इसी ब्रांच से ये नहीं लेने वाला तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये लेने वाला केस देखो, लेने वाले में भी वही चीज होगा। बस खाली क्या होगा कि इसमें हमें 2 को इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शन ये फंक्शन यहाँ इंडेक्स तो सेम ही रहेगा 1, ये हमने अभी चेक किया था। लेकिन ये नंबर जो पहले मेरा जीरो था वो अब चेंज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस नम के जगह जीरो कर देता हूँ क्योंकि मेरा इनिशियली जीरो है। ठीक है, तो यहाँ मैं जीरो कर रहा हूँ। फिर मैं चीजों को जनरलाइज करके भी लिख दूंगा। अभी मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरिटी आए तुम में। ठीक है, तो ये जो नंबर था वो एज इट इज यहाँ रहा था क्योंकि हमने वो डिजिट नहीं सेलेक्ट किया। लेकिन इस बार हमें सेलेक्ट करना है, इस बार हमें इस टू को सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर मेरा टू प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो अब हम कैसे करेंगे? तो देखो, जीरो मेरा पहले नंबर था, इंटू 10 + 2 कर देंगे। इससे मेरा 2 बन जाएगा। ये टोटल इसका आउटपुट क्या आएगा? 2। तो देखो 2 बन गया। अब ये क्या चीज हम लिखे हैं? तो खुद तुम देखो कि अगर हमें 258 बनाना है और इनिशियली मेरे पास एक नंबर जीरो है और इसे ही हमें 258 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 0 × 10 + 2 करेंगे, तो यहाँ से 2 बन जाएगा। अब अगेन 2 में यही चीज लगाएंगे, 2 × 10 + 5 कर देंगे नेक्स्ट वाला, तो 25 बन जाएगा। तो देख रहे हो 25 बन गया। अब अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और प्लस कर दो ये वाला डिजिट, तो अगेन क्या बन जाएगा? 258 बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ लिखा है। जो भी मेरा प्रीवियस नंबर रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस इंडेक्स पे जो डिजिट होगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये नॉर्मल मैथ्स है जो कि मैंने तुम्हें यहाँ दिखा भी दिया करके। तो ये एक चीज हो गया। अब जरा इसमें चेक करो, क्या इसमें मेरा कोई ऑपरेशन लगा है? नहीं लगा है, क्योंकि हमने उस डिजिट को तो पिक ही कर लिया। रिमूव करते तब ना ऑपरेशन लगता। तो यहाँ मेरा होगा 0+, कोई ऑपरेशन नहीं लगा। अब देखो होगा क्या। अब होगा क्या ना कि इस 58 से एक रिजल्ट इसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये अपना रिजल्ट इसको देगा और ये वाला अपना रिजल्ट इसको देगा। अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो ना तुम बताओगे। कहने का मतलब ये है कि तुमने ये केसेस बनाया 58 का और 258 का, तो तुम इन दोनों में जो मिनिमम आएगा वो तुम मेरे को बताओगे कि हाँ भाई, इसका आंसर इन दोनों में मेरा मिनिमम मेरे को 58 में मिला तो इसका आउटपुट इतना होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो दो फंक्शन हमने कॉल किया है ना, कॉमा यहाँ मैं दे देता हूँ, ये दो फंक्शन जो हमने कॉल किया ऑपरेशंस ऐड करके, इन दोनों का मिनिमम तुम आंसर एक नाम का वेरिएबल रख लो, उसमें तुम ले लोगे और एट द एंड तुम इसी आंसर को रिटर्न करोगे। क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन में कुछ तो रिटर्न करोगे, ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों में जो मिनिमम आएगा वो तुम रिटर्न कर दोगे मेरे को। ठीक है, अब मैं जरा कुछ चीजों को इरेज करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिले। यहां तक तो तुम्हें गाइस चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम क्या कर रहे हैं। जस्ट जो मैंने तुम्हें बताया वो ट्री बना करके मैं उसी चीज को कोड कर रहा हूँ।
और हर एक एक पार्ट तुम्हें समझा भी रहा हूँ कि क्यों हमने ये किया। ठीक है, मैं इस सब इन सब चीजों को थोड़ा इरेज करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा था 258। ठीक है। और यहाँ से एक केस बना था हमारा नहीं लेने का। फिर यहाँ से हमारा एक केस बना था नहीं लेने का। और इधर हमारा केस था लेने का, और यहाँ भी हमारा केस था लेने का। ठीक है, नहीं लेने लेने सारा हमने केसेस बना दिया। ठीक है। अब देखो होगा क्या। अब ये चीज चेक करो कि यहाँ पर जो हमने कोड किया है, ठीक है, इसमें हम जीरो इंडेक्स से चल रहे हैं, और फिर मेरा इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा है अगेन। फिर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो अगेन मेरा इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा। यानी कि अभी हम जीरो से चल रहे हैं, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, कुछ ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते चला जाएगा। क्योंकि ये फंक्शन जो हमने लिखा है ये खुद ही को बार बार कॉल कर रहा है। देखो यहाँ भी कॉल कर रहा है, यहाँ भी कॉल कर रहा है। तो ये चीजें इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते चली जाएंगी। तो इन्हें रोकना भी पड़ेगा हमें। तो ये भी चीज हम इस ट्री में ही देखेंगे कि कब हम एट द एंड रुकते हैं। तो तुम यहाँ चेक करो कि ये हमें 8 मिला, तो हम यहाँ स्टॉप कर गए। क्यों स्टॉप कर गए? क्योंकि 258 में हमने 8 पे ऑपरेशन लगा लिया कि लें या नहीं लें, और हमारा ये चीजें बन गया। अब इसके बाद हमारे पास कोई डिजिट यहाँ अवेलेबल नहीं है जिसके लिए हम ऑपरेशन लगाएं। ठीक है, तो जब हम सारे डिजिट के लिए वो चॉइसेस चेक कर लेते हैं, नहीं लेने और लेने वाला, तो एट द एंड जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, ये एम्प्टी है, तो इस पॉइंट पे हम रुक जाते हैं। क्योंकि देखो इसके बाद हमने ट्री अगेन नहीं बनाया, नीचे हमने कहा सब ब्रांचेस बनाया। तो यहाँ पर हम रुक रहे हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है? तो देखो 258 है, जीरो इंडेक्स, सॉरी, जीरो इंडेक्स ये रहा टू वाले का, वन इंडेक्स पे 5 है, 8 टू इंडेक्स पे है, और थर्ड। यानी कि जब मेरा इंडेक्स थर्ड हो रहा है तो मेरे पास कोई डिजिट ही नहीं है, इस पॉइंट पे हमें रुकना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें बेस केस लिखना होगा। वो बेस केस मैं सबसे ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर, कि जब मेरा ये जो इंडेक्स वेरिएबल है इक्वल हो जा रहा है किसके? स्ट्रिंग के साइज के। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि हम 258 को ट्रीट करेंगे एज अ स्ट्रिंग। तो इसका साइज कितना है? 3 है। तो 3 है यानी कि 0 1 2 3, यही इंडेक्स है जो कि खाली है। तो थर्ड इंडेक्स पे हमें रुकना है। तो यानी कि जब इंडेक्स का वैल्यू स्ट्रिंग के साइज के बराबर हो जाए तब हमें रुकना है। ठीक है, तब हमें रुकना है और यहाँ पर कुछ काम करना है। क्या काम करना है? देखो हम क्या कर रहे थे इस केसेस में, इन केसेस में हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि क्या 25 डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे जीरो। ठीक है, और अगर ये डिविजिबल नहीं है, जैसे 258 नहीं है डिविजिबल से, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एक बड़ा वैल्यू। ठीक है, मैं कलर चेंज करके तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये मेरा 25 है, इस पॉइंट पे हमें रुकना है। ठीक है, रुकना है, लेकिन इसी पॉइंट पे हमें ये भी चेक कर रहे थे हम कि क्या ये 25 डिविजिबल है 25 के। अगर है तो यहाँ पे हम कुछ रिटर्न करेंगे, ताकि मेरा वो जो मिनिमम ऑपरेशन था ना, जो हमने ऐसे करके चेक किया था अभी इस तरह से बढ़ते हुए, कि जहां क्रॉस है वहां वन, और जहां टिक है वहां जीरो। क्योंकि टिक का मतलब ये है कि हमने पिक किया नंबर को। ठीक है, तो जब भी मेरा बेस केस ये हिट कर रहा है जहां पे हम रुक रहे हैं, वहां हमें चेक करना है कि क्या वो डिविजिबल है 25 के। तो हम यहाँ इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या मेरा जो ये नंबर बना है, ये नंबर वाला वेरिएबल जो एट द एंड बचा रहेगा, क्या ये डिविजिबल है 25 के। अगर ऐसा है तो रिटर्न हम करेंगे जीरो। क्यों जीरो रिटर्न कर रहे हैं हम? देखो अब हम जब यहाँ से जीरो रिटर्न कर देंगे तो यहाँ पे एक क्या है? क्रॉस है, यानी कि अब ऊपर वाले यहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया होगा। तो 258 को पता है क्या मिलेगा? लेफ्ट से मिलेगा वन प्लस जीरो। ये वन इस क्रॉस के कारण आया, और ये जीरो हमने यहाँ से रिटर्न किया। अब ये देखो राइट से क्या मिलेगा? राइट से इसको मिलेगा 258। 258 क्या डिविजिबल है? नहीं है। तो हम कोई बड़ा वैल्यू रिटर्न कर देंगे। क्यों बड़ा वैल्यू रिटर्न कर दे रहे हैं? ताकि अगर कोई मेरा लेफ्ट साइड में छोटा वैल्यू है तो उसको ले ले ये। क्योंकि ये बड़ा वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ही है कि वो नंबर 25 से डिविजिबल नहीं हुआ होगा। तो लेट सपोज करो हम लोग 1e9 यानी कि 10 to the power 9 इधर से रिटर्न कर दिए। तो 1e9 रिटर्न कर दिए, और यहाँ पे मेरा टिक था क्योंकि हमने वो डिजिट टिक किया था, रिमूव नहीं किया था।
तो इसके पास अब इधर से राइट से क्या मिला, 1 ही 9 मिला। अब ये क्या करेगा ना, 258 अपने ऊपर वाले को, यानी कि अब इस 258 को क्या रिटर्न करेगा, तो 1 + 0 और ये जो 1 ही 9 है इन दोनों का मिनिमम रिटर्न करेगा। कैसे, तो यही चीज तो हमने कोड में लिखा है, देखो मिनिमम लगाया, यानी कि ये जो भी मेरा दोनों फंक्शंस के रिजल्ट आएंगे उन दोनों का मिनिमम तुम रिटर्न करो। और यही चीज हम यहाँ हैंडल करेंगे बेस केस में। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि अगर डिविजिबल है तो ये रिटर्न कर दो, और अगर नहीं है डिविजिबल तो तुम डायरेक्टली रिटर्न कर दो 1 ही 9, यानी 10⁹ कोई भी बड़ा वैल्यू तुम रिटर्न कर सकते हो। तो ये मेरा बेस केस बन गया। तो यानी कि जो चीजें हमने यहाँ पर ये ट्री बना करके समझा, हमने एकदम बेसिक से सारा पॉसिबिलिटी निकाला और चेक किया, और उसी चीज को हमने अब यहाँ पे कोड भी कर दिया। ठीक है, ये उसी चीज को हमने यहाँ कोड भी करके दिखा दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अब एक बार और मैं बढ़िया से इस कोड को जनरलाइज कर देता हूँ। अभी मैंने जीरोथ इंडेक्स के लिए बताया, इसी चीज को मैं जनरलाइज कर देता हूँ। तो देखो फंक्शन, इस पे हम एक वेरिएबल इंडेक्स भेजेंगे और एक वेरिएबल मेरा नम रहेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे थे हम यहाँ से हमारा एक आंसर वेरिएबल था जिसमें हम मिनिमम स्टोर कर रहे थे। एक तो जब हम नहीं पिक कर रहे हैं तो एक ऑपरेशन लग गया, 1 + फंक्शन, यही सेम फंक्शन कॉल होगा। क्यों, क्योंकि हर एक जो मेरा ट्री का ब्रांच था वहां से मेरे पास दो चॉइसेस है, लेना या नहीं लेना। तो हर एक के पास दो चॉइसेस है, तो जो फंक्शन हमने इसके लिए लिखा है वही फंक्शन इसके लिए भी कॉल होगा। तो यानी कि सेम फंक्शन हमें यूज करना होगा, लेकिन इस बार मेरा क्या होगा, इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये नंबर एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने डिजिट तो लिया ही नहीं, तो नंबर जो प्रीवियस था वही रह गया। ठीक है, सॉरी इससे मैं हटाऊंगा। ठीक है, और हमें एक और फंक्शन लेना है जिसमें कि हमने डिजिट को पिक किया है, तो उसमें जीरो ऑपरेशन लगेगा, प्लस फंक्शन ऑफ इंडेक्स तो हमेशा +1 होगा, क्योंकि उस वाले इंडेक्स का डिजिट पे चॉइसेस लग गया। तो अब जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो नेक्स्ट डिजिट के लिए होगा, हमने ट्री में चेक किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो नंबर इंटू 10 प्लस उस पॉइंट पे जो डिजिट हो, तो वो डिजिट लेट सपोज करो कुछ भी है, डिजिट है। ठीक है, अभी मैं रैंडम डिजिट लिख दे रहा हूँ, ये सब चीजें हम कोड में देख लेंगे, अभी मैं जस्ट सूडो कोड लिख रहा हूँ। ये हो गया, इन दोनों का जो मिनिमम आएगा ये आंसर में स्टोर हो जाएगा। यानी कि हर एक ट्री के नोड के लिए 58 के लिए लेफ्ट से भी वैल्यू आएगा और राइट से भी वैल्यू आएगा, और दोनों का जो मिनिमम होगा वो 58 अपने ऊपर वाले नोड को रिटर्न करेगा। ये चीजें यहाँ हो रहा। ठीक है, अगेन जब देखो जब 8 बनेगा तो 8 मेरा बेस केस है, तो बेस केस के केस में ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये इफ कंडीशन वाला। ठीक है, और ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने ऊपर वाले को भेज देगा आंसर, फिर ये जीरो अपने ऊपर वाले को भेज देगा आंसर। 8 क्या करेगा, 8 दोनों में जो मिनिमम होगा उसको ऊपर भेजेगा, और इस तरह से एट द एंड 258 से हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि अब इसके पास नहीं है किसी को ऊपर भेजने के लिए कुछ भी। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है और यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब ये मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ताकि ऊपर वाले नोड को मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ तो हमें बेस केस भी लिखना होगा, तो बेस केस हम देख रहे थे कब हमारा हो रहा था, जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है पिक और नॉट पिक करने के लिए। तो वो कौन सा केस है, जब स्ट्रिंग में मेरा लेट सपोज करो 258 जो हमारा कन्वर्ट हुआ वो स्ट्रिंग एस है, तो स्ट्रिंग एस का साइज के बराबर जब मेरा इंडेक्स हो जाए, तो उस केस में तुम चेक कर लो कि क्या मेरा नंबर डिविजिबल है 25 के। अगर डिविजिबल है तो तुम रिटर्न करना 0। ये ध्यान में रखना हमें, क्यों हम कर रहे हैं, हम रिटर्न 0 इसीलिए कर रहे हैं ताकि ऊपर वाले नोड से मुझे आंसर मिले। लेकिन अगर नहीं है डिविजिबल तो कोई बड़ा वैल्यू रिटर्न कर दो, जिससे कि मेरा अगर कोई लेफ्ट से आंसर आ रहा है तो वो इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है, तो नहीं तो रिटर्न कर दो 1 ही 9, यानी कोई बड़ा वैल्यू। तो ये गाइस मेरा, ये पता है हमने क्या किया है, अभी हमने मजाक मजाक में रिकर्सन लिख दिया, रिकर्सन का कोड हमने कर दिया। कैसे रिकर्सन और क्या होता है रिकर्सन, रिकर्सन का मतलब है कि जब सेम फंक्शन खुद को ही कॉल करे, देखो यहाँ दो जगह ये खुद को ही फंक्शन कॉल कर रहा, तो उसे हम बोलते हैं रिकर्सन। अब रिकर्सन में हमेशा तुम्हें एक तो ये चीज देखने को मिलेगा कि ये फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा होगा, और दूसरा इसमें कन्फर्म है कि बेस केस होगा। क्योंकि जब एक फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है, लेट सपोज करो 0 1 को कॉल कर रहा है, 1 अगेन 2 को कॉल कर रहा है, और ये चीजें रिपीट करते जा रही हैं, तो कहीं तो हमें स्टॉप होना होगा ना। तो स्टॉपिंग के लिए हम ये बेस केस लिखते हैं। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हमने बेस केस किसको बनाया था, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है पिक करने के लिए, तो यहाँ पर हम आकर के रुक गए थे।
तो कहीं तो हमें रुकना है, तो उसके लिए हमने बेस केस लिखा। ठीक है। तो अगर एक बार तुम ये ट्री अगर जनरेट कर लेते हो ना, इस तरह के प्रॉब्लम में जहां हमारे पास चॉइसेस हो, ठीक है, रिकर्सन में बेसिकली तुम्हें चॉइसेस दिखेगा, इसी कारण वो फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करते रहता है। तो जहां तुम्हें चॉइसेस दिखे, अगर तुम ये ट्री अगर बना पाते हो, तो तुम्हारे लिए कोड करना कुछ भी डिफिकल्ट काम नहीं है। वो मैंने तुम्हें अभी लाइव बताया कोड करके, कि मैंने इस ट्री से ही जनरेट किया ये पूरा का पूरा कोड। ये जो पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ जनरेट किया है, ये मैंने उस ट्री से ही जनरेट किया है। और हर एक एक चीजें तुम्हें समझाई भी हैं। ठीक है। तो गाइस, यहाँ तक तो हमें चीजें समझ में आ गई। अब इसी में एक और कंसेप्ट हम इंक्लूड कर देते हैं, जिसको लोग बोलते हैं डीपी। ठीक है, दुनिया वालों के लिए ये डीपी है, लेकिन इसका काम कुछ भी नहीं है। बहुत आसान चीज है। देखो, हम इसी में समझ लेंगे। तुम ये चीजें जरा चेक करना। मैं दूसरा कोई कलर यूज कर लेता हूँ। हाँ, चलो इससे दिखाते हैं। ये देखो, ये 58। ठीक है। ये 58। ये 8। ये 8। ये चीजें क्या है, बार बार रिपीट कर रही हैं। यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ 58, यहाँ 58, यहाँ 28, यहाँ भी 28, यहाँ 258 है, फिर इधर भी बहुत जगह 258 मिल रहा है। तो ये फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, तब ये अपने ऊपर वाले को रिटर्न कर रहा होगा। तो अगर ये 258 के लिए यहाँ से अगर कुछ वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो ये 258 के लिए भी तो कुछ वैसा ही वैल्यू रिटर्न होगा। तो क्यों ना इस वैल्यू को हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, ताकि बार बार हमें ये फंक्शन कॉल ना करना पड़े। समझ रहे हो? यानी कि ये 58 का जो मेरे पास एक एक बार में आंसर आ रहा है, हम उस चीज को कहीं स्टोर कर लेंगे, ताकि अगर कहीं और अगर 58 के आंसर का रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर से उसके लिए चॉइसेस ना बनाए, नहीं लेने और लेने वाला, हम डायरेक्ट वहां से रिटर्न कर दे। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? तो ऐसा करने से फायदा ये होगा, तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब इस केस में मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रहा है वो क्या है? इस वाले केस में जरा निकालते हैं हम अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमने ये रिकर्सन लिखा है। तो चेक करो, 258 था तुम्हारा। तुम्हारे पास हर एक डिजिट के लिए चॉइसेस है, या तो ले, नहीं ले, या ले ले। 5 के लिए भी चॉइसेस है, नहीं ले या ले ले। तो देखो, हर एक डिजिट के पास दो चॉइसेस है, तो 2 के लिए दो चॉइसेस, 5 के लिए दो चॉइसेस, 8 के लिए दो चॉइसेस। अगर इसी तरह लेट सपोज करो यहाँ पे n डिजिट्स रहता, यहाँ तो 3 डिजिट था, तो 3 डिजिट के केस में 2 to the power 8 बना मेरा। सॉरी, 2 to the power 3 बना मेरा। लेकिन अगर मेरा डिजिट n रहता, तो 2 to the power n बनता। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो गाइस 2 to the power n हो जा रहा है, इस वाले कोड के लिए जो ये हमने रिकर्सन लिखा है यहाँ। ठीक है। तो इस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए अब आता है डीपी कंसेप्ट में, पिक्चर में। डीपी क्या करेगा कि ये जो बार बार जो हम ओवरलैपिंग, ये जो बार बार हम इन स्टेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 58 टू 58, अगर हम इसे एक बार कैलकुलेट करके कहीं स्टोर कर दे, तो मेरा बहुत सारा ऑपरेशंस रिड्यूस हो जाएगा। तो यही चीज डीपी करता है। अब देखो, डीपी हम कैसे लगाएंगे, तो तुम यहाँ चेक करो। ये जो हमने कोड लिखा है, ठीक है, ये फंक्शन जो हमने लिखा है, इसमें कौन कौन वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो देखो, एक इंडेक्स, ये इंडेक्स यहाँ इंडेक्स है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कॉल हुआ तो इंडेक्स +1 हो गया। यानी कि ये वेरिएबल चेंज कर रहा है। अगेन ये नंबर को चेक करो, अभी ये नंबर है, लेकिन फिर यहाँ पर देखो, ये नंबर इंटू 10 प्लस डिजिट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये नंबर भी चेंज कर रहा है। तो हमें डीपी बनाना होगा, 2D डीपी बनाना होगा। तो लेट सपोज करो मैं एक डीपी बना रहा हूँ। ठीक है, 2D डीपी मैं बना देता हूँ। अब यहाँ हमें साइज भी बताना पड़ेगा। ठीक है। तो एक वेरिएबल कौन सा है? एक वेरिएबल है मेरा इंडेक्स। तो इंडेक्स मेरा कहाँ तक जाएगा, इस चीज को जरा चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये मुझे क्वेश्चन में मिल जाएगा। एन को ही तो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एन का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? 10 to the power 18 इसका मैक्स वैल्यू है। ठीक है। तो 10 to the power 18 मेरा एन का मैक्स वैल्यू है। तो जरा लिखते हैं हम 10 to the power 18 को। तो वन में क्या होगा? 18 जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह करते करते 18 जीरो होगा, और 18 जीरो प्लस वन, ये एक, यानी कि 19। तो जो मेरा, अगर मान लो हम 10 to the power 18 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे पास टोटल स्ट्रिंग का साइज कितना होगा? 19 होगा, है ना? क्योंकि 18 जीरो और प्लस एक वन, तो मैक्सिमम तो मेरा 19 साइज होने वाला है इस इंडेक्स का, क्योंकि इंडेक्स तो वहीं तक चलेगा ना, इंडेक्स 0 1 2 करते हुए स्ट्रिंग के साइज तक ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है। तो और हमें पता चल गया कि मेरा इंडेक्स कितना बनेगा, तो 10 to the power 18 सबसे बड़ा था नंबर, इसको जब अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इसका साइज 19 होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इंडेक्स के लिए ये बनाएंगे ना साइज,
तो हम एक बढ़ा के रख लेते हैं, ठीक है, 20 रख लेंगे हम। तो ये तो पहला पैरामीटर का साइज हमने निकाल लिया। अब दूसरा जरा चेक करो, ये नंबर, ये नंबर हम कैसे बना रहे थे? तो अगर 258 है तो देखो एट द एंड मुझे एक 258 भी मिला था बेस केस में। ठीक है, तो एट द एंड अगर मेरे पास नंबर 10 to the power 18 है तो बेस केस में 10 to the power 18 भी बनने वाला है। तो यानी कि ये नंबर मेरा 10 to the power 18 तक जा सकता है। अब अगर ये 10 to the power 18 तक जा सकता है तो हम अगर टीपी यहाँ बनाएंगे तो हमें 10 to the power 18 डालना पड़ेगा यहाँ। लेकिन 10 to the power 18 बहुत बड़ा नंबर होता है, समझ रहे हो? यहाँ तो तुम्हारा ये फिर एरर दे देगा ये चीज, क्योंकि 20 into 10 to the power 18 इतना साइज का तो तुम स्पेस ही नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अभी भी हम इस क्वेश्चन में कुछ तो चीजें बच रही हैं, यानी कि हमें किसी तरह ये 10 to the power 18 से बचना होगा और ऑप्टिमाइज करना होगा इन चीजों को। ठीक है, इसी कारण मैं बोल रहा था गाइस कि ये लेक्चर लंबा होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब ये 10 to the power 18 वाला क्या लफड़ा है, इस चीज को अभी हम चेक करेंगे। तो अभी हमने जितना लिखा है ना यहाँ कोड में, जो मैंने यहाँ दिखाया तुम्हें, ये चीजों को हम एक बार कोड कर लेते हैं, फिर हम उसमें डीपी लगाएंगे। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा कैसे हमने ये रिकर्सन लिखा है। मजाक मजाक में ही तुम रिकर्सन यहाँ सीख गए हो। ठीक है, एक बार अगर तुम ये ट्री बना लेते हो ना चॉइसेस का, कि लेना है नहीं लेना है, वो हर प्रॉब्लम के हिसाब से डिफरेंट रहेगा, लेकिन तुम्हें अब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आओ चलते हैं इस चीज को एक बार कोड भी कर लेते हैं जो यहाँ हमने ये लिखा है। तो सबसे पहले हम इंटीजर n ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमने n बोला है लेने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में। तो मेरे पास एक टू स्ट्रिंग नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ मेरा स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इंटीजर तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब हम अपना वो फंक्शन यहाँ से कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल क्या करेंगे, हम यहीं सी आउट ही कर देते हैं उस फंक्शन को। तो इनिशियली हमें क्या भेजना होगा, 0th इंडेक्स भेजना होगा और मेरा नंबर 0 रहेगा, और हम ये स्ट्रिंग एस भेज देंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे जरा हम इसको लिखते हैं इस फंक्शन को, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, फंक्शन, और ये पहला वेरिएबल मेरा इंडेक्स था, दूसरा वेरिएबल मेरा नंबर था, और ये स्ट्रिंग हमने भेज रखा है ताकि हमें डिजिट पता चल सके कि उस इंडेक्स पे कौन सा डिजिट है। ठीक है, तो बेस केस मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं आंसर बनाता हूँ। आंसर में क्या होगा, मिनिमम ऑफ, देखो नहीं लेने वाला केस में हम 1 + फंक्शन। ठीक है, ये एफ कर देते हैं हम, इससे हमने एफ करके ही वहाँ लॉजिक में भी देखा था, 1 + एफ। और हम क्या करेंगे, इंडेक्स मेरा +1 पे चला जाएगा, और जब हम नहीं ले रहे हैं तो नम एज इट इज रहेगा और स्ट्रिंग एज एज इट इज रहेगा, कॉमा 0 प्लस, जब हम ले रहे हैं तब का केस, तो इंडेक्स +1 बनेगा, और ये नंबर क्या होगा, नंबर इंटू 10। ठीक है, इंटू 10 प्लस उस पॉइंट का डिजिट। तो डिजिट हम कैसे निकालेंगे, तो एस ऑफ इंडेक्स, पता चल गया कौन सा डिजिट है, लेकिन ये डिजिट मेरा कैरेक्टर में कन्वर्टेड है, क्योंकि स्ट्रिंग का किसी भी इंडेक्स पे क्या है, कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम कुछ नहीं, माइनस ये कर देंगे। ठीक है, अब ये सब चीजें गाइस बेसिक है, ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि अगर एक स्ट्रिंग में अगर 1 है, उसे हमें अगर इंटीजर 1 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये जस्ट इससे बन जाता है, एस ऑफ इंडेक्स माइनस 0। ठीक है, अब ये सब चीज बेसिक है गाइस, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसी आंसर को तो रिटर्न कर रहे थे एट द एंड। ठीक है, तो हमने रिटर्न कर दिया। अब हमारा बचता है बेस केस, तो जल्दी से हम बेस केस लिख लेते हैं। जब मेरा इंडेक्स का वैल्यू ये स्ट्रिंग के साइज के बराबर हो जाए, उस केस में हमें चेक करना है कि क्या नंबर मेरा डिविजिबल है 25 के। अगर रहता है तो हम रिटर्न करते हैं 0, और नहीं अगर है तो हम रिटर्न कर देंगे कोई बड़ा वैल्यू को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस केस भी। ठीक है, अब एक बार हम इसे रन करते हैं तो ये सारा का सारा टेस्ट केस पास करेगा। कुछ इशू आया है गाइस? यहाँ हमने स्ट्रिंग नहीं भेजा फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग भी पास करना पड़ेगा, तो ये ऐसा हमने भेज दिया। अब एक बार रन करते हैं।
देखो गाइस, ये पास कर गया है, ठीक है। बट मैं इसी प्रॉब्लम में तुम्हें डीपी भी बता देना चाहता हूँ, ताकि तुम अभी अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 900 रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर अभी तुम एक ये इस तरह के सवाल को अगर कर लोगे ना, तो तुम में कॉन्फिडेंस आ जाने वाला है, क्योंकि आगे इस तरह के बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए इस कंसेप्ट का, ठीक है। तो देखो, डीपी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमें वही ओवरलैपिंग से बचने के लिए हम चीजों को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हमारा इश्यू क्या हो रहा था? तो हमारा इश्यू यहाँ आ रहा था कि ठीक है, पहला जो भी वेरिएबल है, जो जो चीजें चेंज कर रही हैं, उन्हीं को तो हमें स्टोर करना है। तो हमें यहाँ 2D डीपी बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ मेरा इंडेक्स चेंज कर रहा था और साथ ही साथ नंबर भी चेंज कर रहा था, दोनों चीजें चेंज कर रही थी। लेकिन जब हम नंबर को स्टोर कर रहे हैं ना, तो हमारा 10 टू द पावर 18 चला जा रहा है। समझ रहे हो? जब हम नंबर को स्टोर कर रहे हैं तो 10 टू द पावर 18 तक चला जा रहा है, और इतना तो कोई भी एरे स्टोर नहीं कर सकता इतना स्पेस। तो यानी कि इस वाले पैरामीटर को हमें रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो नंबर है मेरा वो क्या स्टोर कर रहा था। वो एट द एंड मुझे ये बता रहा है कि हम जो भी नंबर में प्रेजेंट, हम चेक कर ले कि क्या वो 25 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो हमें रिटर्न करना था 0, और अगर नहीं है तो कोई भी बड़ा वैल्यू हम रिटर्न कर, यही कर रहे थे। तो मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ कि क्या 10 टू द पावर 18 का एक्चुअल में नीड है उतना साइज का? नहीं है नीड। देखो कैसे है। अब तुम्हें थोड़ा अपना बचपना याद करना पड़ेगा। 325 एक नंबर है, तुम्हें बताना है ये 25 से डिविजिबल है कि नहीं। तो तुम क्या करते थे? तुम यहाँ 25 लिखते थे और डिवीजन डिवीजन करते थे। तो एक बार में तुम्हारा 25 आता था, ठीक है। फिर तुम यहाँ क्या करते करते थे? 32 - 25, जो कि 7 होता था। तो ये चेक करो, ये 7 क्या है। देखो, एक्चुअल में जब हम नंबर बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं? अगर 3 to 5 हमको बनाना है, तो हम कैसे बना रहे हैं कि 3 × 10, सॉरी, पहले इनिशियली नंबर मेरा 0 था, तो हम 0 × 10 + 3 कर रहे थे, यही लिख रहे हैं हम। तो इससे मेरा 3 बन रहा था। फिर अगेन हम 2 पे जब जा रहे थे, और 2 को अगर हमें पिक करना है, तो जो मेरा नंबर पहले बना, यानी कि अब 3 बना हुआ है, तो इसमें पहले 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लस ये वाला जो डिजिट है 2, इसे ऐड कर रहे थे, तो 32 बन रहा था। तो जब जैसे ही मेरा 32 बना ना, तो हम क्या करेंगे ना, हम 32 मॉडुलो 25 करके स्टोर करेंगे नंबर में। यानी कि नंबर मेरा ये स्टोर करेगा 32 मॉडुलो 25। तो 32 मॉडुलो 25 क्या आएगा? 7 आएगा। अब जरा ये चेक करो, जब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 25 से, तो हम इसी तरह से प्रोसीड करते थे। हम पहले 25 आया, फिर 32 - 25 क्या रहता था? रिमाइंडर रहता था, जो कि 7 है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता था? 7 5 ये बनता था। और हम चेक करते थे कि हाँ, 3 टाइम्स में 75 आता है और रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो यानी कि एक्चुअल में तो हमें इतना बड़ा नंबर स्टोर करने का जरूरत ही नहीं है। हमें जस्ट हर टाइम क्या करना है कि उस नंबर को जो भी वो बना, उसको मॉडुलो करते जाना है 25 से। क्योंकि जब हम डिविजन डिवीजन करते थे, तो इसी तरह से करते थे। हमें अपना बचपना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये मेरा 7 यहाँ बचा। अब मेरे पास नंबर क्या बच गया? मॉडुलो करने पे 7 बचा। तो अगेन 7 × 10 प्लस कौन सा डिजिट बचा हुआ है? तो देखो, यहाँ मेरा 5 बचा हुआ है, तो 5, यानी कि अब ये 75 बन गया। यानी कि नंबर अब मेरा 75 बन गया। लेकिन अगेन हमें नंबर को 75 नहीं स्टोर करना है, 75 मॉडुलो 25 स्टोर करना है, जो कि 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? और देखो, एट द एंड भी हमें यहाँ 0 मिल रहा है। तो ये जो हम डिविजन डिवीजन करते थे ना, उसी के अनुसार हम यहाँ भी लिख रहे हैं। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे ना, हम जो वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? num × 10 प्लस डिजिट, ये चीजें हम कर रहे थे ना अभी कोड में। तो हम यहाँ इसको एट द एंड मॉडुलो कर लेंगे 25 से, क्योंकि हमें पूरा नंबर का तो नीड ही नहीं है। जो हमारा रिमाइंडर है, बस उतना का ही हमें काम है। और ये हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया, जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, जो हम जब हम डिवाइड करते थे बचपन में, उन चीजों से हमने ये चीजें चेक कर ली, ठीक है। यहाँ से कि एक्चुअल में तो हम रिमाइंडर को ही यूज करते थे, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है इतने बड़े नंबर को स्टोर करने का। अब ये गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हम आगे प्लेलिस्ट लेके आएंगे डिजिट डीपी का, वहां तुम्हें ये सब चीजें समझ में आएंगी। ये काफी यूज में आने वाला है। बेसिक मैथ्स है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो अब मेरा सॉर्ट आउट हो गया कि जो हम डीपी बनाएंगे, ठीक है, जो हम डीपी बनाएंगे उसमें पहला तो मेरा इंडेक्स यानी कि 20 साइज तक का, और दूसरा मेरा कहाँ तक रहेगा। तो देखो, हर एक केस में हम क्या कर रहे हैं,
25 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वही स्टोर कर रहे हैं। तो 25 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, तो 0 1 2 सो ऑन अप टू करते हुए 24, इतना ही तो रिमाइंडर पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई भी 25 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 25 से कम ही आएगा। ठीक है, तो इतना ही रिमाइंडर पॉसिबल है, तो हमें ये कितना साइज का चाहिए, 25 साइज का, क्योंकि इतने में सारा का सारा वैल्यू ये स्टोर कर लेगा 0 1 2 25 24 तक। तो ये मेरा डीपी बनेगा, समझ रहे हो। तो आओ इसे भी जल्दी से बना लेते हैं। तो इसी कोड में हम यहाँ डीपी बना लेंगे 20 साइज का और 25। ठीक है, 2D डीपी बन गया। अब हम क्या करेंगे ना, इनिशियली हम इसको कोई वैल्यू दे देंगे। ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू देंगे जो कि मेरे पूरे कोड के दौरान नहीं आएगा वो वैल्यू। ठीक है, अब इसका क्या फायदा होगा अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब जो हम करने वाले हैं ना गाइस, अब यहाँ डीपी आ रहा है पिक्चर में, और डीपी में भी क्या आ रहा है, मेमोआइजेशन आ रहा है, मेमोआइजेशन। ठीक है, मेमोआइजेशन क्या है, बस दो स्टेप है मेमोआइजेशन। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा कि इस डीपी को कोई एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर दूंगा जो कि मेरे पूरे इस कोड में, यानी कि जो जो भी मेरा ये रिटर्न होके आएगा उसमें वो वैल्यू नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसा वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है। तो तुम खुद देखो, यहाँ जो भी मेरा ऑपरेशन लगेगा वो पॉजिटिव होने वाला है, यानी कि नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, और हमने ये ट्री में भी चेक किया था, यहाँ जो हमने ये ट्री बनाया था इसमें भी ये हमने चेक किया कि जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं ले रहे हैं तो मेरा एक ऑपरेशन लग रहा है, तो यानी कि ऑपरेशन जो भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। तो हम उस डीपी में कोई नेगेटिव वैल्यू दे देंगे क्योंकि वो कभी अकर नहीं होने वाला है। समझ रहे हो, ये चीजें देखना जरूरी है कि वो ऐसा वैल्यू देना है जो कि अकर ना करे। ठीक है, तो हम यहाँ मेमसेट नाम का एक फंक्शन होता है, उससे हम डीपी में इनिशियलाइज कर देंगे -1। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हमें जो भी डीपी का नाम है वो डालना है, तो एरे का जो भी नाम है वो देना है। तो हमने डीपी से इनिशियलाइज किया, तो डीपी जो वैल्यू उसके अंदर डालना है वो डाल दो यहाँ पे। ठीक है, और ये मेमसेट 0 -1 और 1, आई थिंक यही तीनों वैल्यू लेता है। तुम एक बार गूगल भी करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मेमसेट डीपी -1। अब यहाँ हमें बताना होगा साइज ऑफ डीपी। ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कितने साइज का ये एरे क्रिएट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंटेक्स होता है, ये तुम काफी यूज करोगे आगे, तो ये सब चीजें तो तुम्हें काइंड ऑफ रटा जाएंगी। ठीक है, तुम मगअप कर लोगे इन सब चीजों को। ठीक है, तो और लेकिन हाँ, चीजों को रटने से पहले हमेशा ये देखना कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें ये क्लैरिटी नहीं होगी ना तो फिर काम दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया ये मेमसेट से डीपी को। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं ये फंक्शन तक तो मैंने चेक कर लिया। अब जैसे ही मुझे ये फंक्शंस कॉल करना होगा, ठीक है, रिकर्सिव जैसे ही हमें ये कोड लिखना होगा, उससे पहले ही हम चेक कर लेंगे कि क्या इफ डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ नम क्या डज नॉट इक्वल टू -1 है। अब डज नॉट इक्वल टू -1 का ये मतलब है कि ये जो भी फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ना नेक्स्ट टाइम, वो मैंने पहले ही स्टोर कर लिया, यानी कि उसका वैल्यू पहले ही स्टोर्ड है। तो तुम क्या करो, तुम रिटर्न कर दो डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ नम। ठीक है, तुम इसको रिटर्न कर दो। क्यों, क्योंकि इस इंडेक्स और इस नम जो भी मेरा नम होगा उसमें हमने ये वैल्यू स्टोर कर लिया होगा, और एट द एंड जब तुम रिटर्न करोगे ना तो तुम स्टोर करके रिटर्न करना। ठीक है, क्या मैं ये कह रहा हूँ मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा, तुम्हें यहाँ थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलते हैं वन नोट की तरफ। हम्म, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ये जैसे 58 है, ठीक है, तो 58 का मेरा आंसर आ गया, वो मैंने डीपी में स्टोर कर दिया, यानी डीपी एक 2D एरे है ना, तो इस वाले डिब्बे में मैंने वो वैल्यू डाल दिया। ठीक है, जो भी आया। अब अगेन अगर 58 के लिए अगर मुझे चेक करना है ना, तो मैं ये डिब्बे में चेक करूंगा क्या कोई वैल्यू आता है। तो वो वैल्यू कब आएगा, जब मेरा डीपी के अंदर -1 नहीं हो। -1 नहीं होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर आ चुका है। इसी कारण मैं तुम्हें बोल रहा था कि ऐसा वैल्यू तुम्हें सेलेक्ट करना है जो कि रिटर्न के दौरान तुम्हें कहीं ना मिले। ठीक है, तो अगर -1 नहीं है इसका मतलब है कि उसके अंदर वैल्यू भरा हुआ है, तो वो वैल्यू हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। और हर टाइम हम क्या करेंगे ना, जब भी हम रिटर्न करेंगे फंक्शन को, तो वो चीज हम डीपी में स्टोर कर लेंगे टेबल में, ताकि वो फर्दर कहीं यूज में आए तो हम वहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर दें। तो वही चीज गाइस हमने यहाँ किया है, देखो। और यही दो स्टेप मेरा मेमोआइजेशन होता है। एक स्टेप ये है
सबसे पहले तुम्हें क्या करना है डीपी लगाने के लिए कि तुम्हें ये चेक करना है कौन कौन सा वेरिएबल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला यहाँ इंडेक्स चेंज कर रहा है और नम चेंज कर रहा है। तो फिर चेक करो कि इनका वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, उतने साइज का तुम डीपी बना लो, ठीक है। तो ये हमने डीपी बना लिया। ये हो गया मेरा पहला स्टेप कि वेरिएबल पकड़ो, कौन कौन चेंज कर रहा है और उसके हिसाब से डीपी बना लो। अब दूसरा है मेमोआइजेशन। तो मेमोआइजेशन बस ये दो स्टेप होता है, पहला यहाँ ये और दूसरा ये चीज। यानी कि तुम जब भी फंक्शन का वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो तुम उसे स्टोर कर लो डीपी टेबल में, क्योंकि वो वैल्यू स्टोर्ड रहेगा तभी तुम डायरेक्टली यहाँ पर इफ कंडीशन लगा के रिटर्न कर सकते हो उस वैल्यू को। तो यही दो स्टेप हमारा मेमोआइजेशन होता है। अब आगे हम बहुत सारा डीपी का भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो उन सब जगहों पे मैं तुम्हें और भी अच्छे से बताऊंगा, यहाँ तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया होगा चीजों का कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यही गाइस मेमोआइजेशन वाला स्टेप है। और देखो, और यहाँ हमें ये क्या करना है, हमने यहाँ चेंज नहीं किया है, हमें यहाँ पर केवल मॉडुलो करना होगा 25 से, क्योंकि हमें जस्ट रिमाइंडर का ही नीड है, तभी तुम्हारा ये चीजें वर्क करेंगी यहाँ 25 साइज में। ठीक है, अब एक बार इसे रन करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये पास कर गया। अब एक बार इसे सबमिट भी कर लेते हैं। मैंने भी देखो ये क्वेश्चन अभी तक सबमिट नहीं किया है, अभी तुम्हारे साथ ही मैं भी इसे कोड करके सबमिट कर रहा हूँ। तो कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं। होपफुली हमने कुछ भी गलती नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमने सबमिट किया है और ये गाइस एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया, तुम देख सकते हो। तो और गाइस इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट मेरा 20 into 25 ही होगा, क्योंकि डीपी में जितना भी मेरा वैल्यू जाएगा वो इतना ही जाने वाला है, 20 into 25। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 20 into 25 होगा। अब तुम देख सकते हो जब हमने ये डीपी नहीं लगाया था तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल भाग रहा था, लेकिन ये डीपी लगा देने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर बाई कांस्टेंट हो गया, 20 into 25। और स्पेस भी मेरा कितना लगा, तो जो हमने ये डीपी बनाया उतना ही स्पेस भी लग रहा है। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों नियर बाई कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस ये वीडियो तो काफी लंबा हो गया है, बट मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हर एक एक चीज समझ में आया होगा प्रॉब्लम का। मैंने हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट को तुम्हें समझाया है। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि तुम्हें डीपी कैसे बनाना है, जो वेरिएबल जो चीजें वैरी कर रही हैं उनके लिए कैसे वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, और ये दो स्टेप हमारा मेमोराइजेशन होता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जहाँ पहले हम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो वैल्यू अगेन आ रहा है तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे डीपी टेबल में, अगर वो वैल्यू स्टोर्ड है तो हम रिटर्न कर देंगे वहीं से डायरेक्ट। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा अभी भी कुछ भी डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।